जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या है ना। तो वास्तविक संख्या में देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ना होगा हम लोग को, ठीक है। उसके बारे में उसके तथ्यों को हम जानेंगे कैसे पढ़ना है। देखिए, वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, है ना। अब देखिए, परिमेय है एक और एक अपरिमेय है। अब इसमें भी कुछ तथ्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? देखिए, इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो आपको हम इस सब के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम ज्यादा डिटेल से आपको हम पहले ही बता दिए थे, पिछले बार बताया ना, पिछले बार भाज्य अभाज्य सब लिखवा दिए, सम विषम लिखवा दिए हैं। तो हम लोग डिवीजन के टाइम के तरह ले चल रहे हैं इसको, ठीक है, डिवीजन की तरह। देखिए क्या है यहाँ पर, इसमें पढ़ना हम लोग को क्या है? प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, ठीक है। हम बाकी भाज्य अभाज्य से पढ़ा दिए हैं ना, हम सब चीज को एक एक करके जानेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? जो एक से स्टार्ट होता है 100 तक, है ना। गिनती की संख्या हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आइए हम आपको एक सब चीज टॉपिक के बारे में बताते हैं। प्राकृतिक संख्या बताते हैं, प्राकृतिक संख्या में होता क्या है। 1 2 3 4 5 6 ... अनंत। देखिए, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है ना, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? सब धनात्मक होता है और एक से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 ... अनंत। आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या बोलिएगा? 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो अनंत है। प्राकृतिक कभी भी गिनती की संख्या का कभी अंत नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या का कभी अंत नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में होता है क्या? प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने पर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या को जीरो में, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने पर किस संख्या का निर्माण होता है? पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 ... अनंत। पूर्ण संख्या में क्या लग जाता है? जीरो लग जाता है। क्या लग जाता है वो? पूर्ण संख्या में एक चीज लगता है, जीरो, ठीक है। बाकी सेम प्राकृतिक संख्या ही होता है। इसका डिफिनेशन में यही होता है, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने पर किस संख्या का निर्माण होता है? पूर्ण संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ... अनंत तक जाएगा, ठीक है। इसका भी कभी अंत नहीं है। आपसे कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तब क्या बोलेगा? जीरो होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत, इसका अंत नहीं है। इसके बाद आपका पूर्णांक संख्या आता है। क्या आता है? पूर्णांक, है ना। पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि देखिए, प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऋणात्मक संख्या, क्या ऋणात्मक मतलब क्या होता है? माइनस वाला होता है। क्या होता है? माइनस वाला होता है। यानी कि 0 इधर जाइए, इधर जाएगा पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इधर धनात्मक होगा और इधर -1 -2 -3 -4, क्या होगा? अनंत, इधर भी अनंत। यानी कि पूर्ण संख्या जो होता है क्या, उसमें प्राकृतिक संख्या में, पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में जीरो तथा ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर क्या होता है? पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। अगर आपको कहेंगे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या था, वो पता है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा? पता नहीं है, क्योंकि देखिए जीरो से भी छोटा -1 होता है, -2 होता है। जितना माइनस है उतना, कभी इधर जाएगा माइनस में अंत होगा, कभी इधर अंत होगा, नहीं ना होगा। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या किसी को पता है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पता है आपको? नहीं है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत होता है, और सबसे बड़ी भी प्राकृतिक संख्या अनंत होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या हो गया। अब पढ़ेंगे परिमेय। इसमें किसी को दिक्कत है? आपको हम क्लियर करवाते चल रहा है, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा हमको। अब आएगा आपका प्राकृतिक संख्या, क्या है? परिमेय संख्या। आप समझाएंगे आप परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या एक डिफिनेशन होता है? वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो या पढ़ा जा सकता हो।
और जहां q बराबर नहीं हो 0 और p तथा q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, है ना। देखिए जिसे p तथा q दोनों क्या होना चाहिए, p बटा q के रूप में लिखा जाना चाहिए, जहां q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, और p तथा q क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो, है ना। दोनों क्या होगा, पूर्णांक हो। परिमेय संख्या का डेफिनेशन नहीं होता है ना। अगर जैसे आपको हम पूछेंगे 9/6 परिमेय है कि नहीं है, 9/6 परिमेय है। देखिए इसको जब काट करते हैं हम तो ये आता है 3/2, 3/2 परिमेय है 9/0 परिमेय है, 9/0 परिमेय है कि नहीं, परिमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहले ही कह रहा है q बराबर क्या होना चाहिए। देखिए एक संख्या p ऊपर का p है, निचला क्या हो गया q। तो देखिए q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, या तो 0, लेकिन q के बराबर नहीं हो 0। अगर q बराबर 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि q बराबर 0 नहीं आना चाहिए। इसका q कितना दे दिया है, 0 आ गया है। और आपको बताते हैं, आपसे कोई पूछे डॉट 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 डॉट, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, मिटाए सबको हम इधर का। देखिए आपको बता रहे हैं एग्जांपल में 1.33333 डॉट 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 डॉट, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, कैसे परिमेय संख्या भाई, डॉट डॉट मतलब कभी अंत नहीं होगा, इसका बढ़ते जाएगा। तो देखिए जिस संख्या को, किसी भी संख्या के दशमलव के बाद कोई संख्या आता है ना, अगर रिपीट वही संख्या एक ही संख्या बार बार आता है तो क्या होता है, वो परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। ऑब्जेक्टिव आपका आएगा, ठीक है, कंफर्म है, इसमें से एक आएगा। अगर यही आपको हम कहेंगे ये परिमेय संख्या है कि नहीं, बताइए, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका जो क्या है, एक अशांत अनावर्ती है। क्या है, अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती क्या है, क्या है कि देखिए एक संख्या आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, अलग अलग संख्या आ रहा है ना, एक एक बार लग जा रहा है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती है। तो ये अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय होगा। लेकिन किसी भी संख्या के दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो क्या होगा, परिमेय होगा। यहाँ पर बहुत दिक्कत करेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में बच्चा जाता है तो सोचता है ऑब्जेक्टिव देख के माथा पर पड़ जाता है ना। लेकिन एक बात हमेशा कहेंगे, जो बच्चा 2 नंबरी क्लियर, एक ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया, उसका सब्जेक्टिव का जो 2 अंक के स्तरीय क्वेश्चन होता है उसका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत है परिमेय में, आप बताइए ये संख्या परिमेय है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि देखिए ये रूट से निकल जाएगा, जो संख्या रूट से निकल जाता है सब क्या होता है, परिमेय होता है। 3 3 9, 2 3 पे एक बार नहीं आ जाता है, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, परिमेय समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं अपरिमेय, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या क्या है ना। देखिए अपरिमेय क्या होता है, वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाना चाहिए कि नहीं, वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहां q बराबर 0 हो सकता है। q बराबर क्या होता है, हो गया। अब अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें रूल क्या होता है, जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, है ना। और जहां q बराबर क्या हो सकता है, q बराबर 0 हो सकता है। अब जहां इसमें q बराबर 0 होगा तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। अगर हम आपको कहेंगे 3/0 कौन संख्या, परिमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि अपरिमेय का नियम कहता है q बराबर 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ये अपरिमेय संख्या में गिनती हो गया, ठीक है। अगर यही आपको हम कहेंगे, देखिए एक और संख्या अच्छी होता है क्या, इसमें जो संख्या रूट से नहीं निकलता है ना, सब क्या होता है, अपरिमेय होता है। एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं, जितने भी अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक तरफ स्वयं के अलावा किसी से न कटे। अगर आप सबको रूट में डाल दीजिए तो सब क्या होगा, अपरिमेय होगा। अभाज्य संख्या जैसे देखिए 7 9 5 11
13, सॉरी 9 नहीं होता है। जैसे देखिए 7, 5, 11, 13, अगर सबको रूट में डाल देते तो क्या हो गया? अपर में होगा। अपर में क्यों होगा? क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, समझे? 3 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, समझ आ गया? तो जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलता है और जिस संख्या के नीचे जो होता है q बराबर 0 होता है, वो क्या होता है? अपर में होता है। या कोई संख्या का जो समय प्रसार क्या होता है? अशांत हो, अशांत अनावर्ती हो, तो संख्या क्या होता है? अपर में होता है। जैसे में देखिए, अगर आपको हम इसी संख्या को बता रहे हैं 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4, ये संख्या रिपीट बार बार होगा। ये पर में है कि अपर में है? ये अपर में होगा। क्यों? इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। क्या है? अशांत अनावर्ती है। एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है, लेकिन अलग अलग संख्या रिपीट कर रहा है ना, तो ये क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा। मिटा दे। चलिए आगे देखिए आप लोग। इतना समझ में आ गया? भाज्य अभाज्य सम विषम आपको पढ़ा दिए थे। फिर भी एक बार बताता है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य कहते हैं। वैसा संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आप भाज्य संख्या में होता है क्या? 9 भाज्य संख्या है कि नहीं है? है। क्यों है? तो देखिए, ये 3 से कटता है, 9 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। तो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से भी कट रहा है। पर जब 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटता है तो कौन संख्या बनता है? भाज्य संख्या बनता है। अब बताइए, इसमें 11 भाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कटता है सिर्फ 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से कटेगा ही नहीं। तो भाज्य संख्या का नियम होता है क्या कि 1 और स्वयं के अलावा कोई और से भी कट जाना चाहिए। अगर कोई और से कट गया तो क्या हो गया? भाज्य हो गया। और अभाज्य इसका सेम उल्टा होता है, इसका अभाज्य, जो 1 तथा स्वयं के अलावा किसी और से कट में नहीं करेगा। 1 और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। अब जैसे में देखिए, यहाँ पर 1 है, 11 देखिए, 11 को काटेंगे तो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो किस में गिनते होगा? अभाज्य में। भाज्य यानी कि कोई भी संख्या लीजिए। देखिए जैसे 20 लीजिए, 20 2 से कटेगा, 10 से कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो क्या रहा? 1 स्वयं और 1 के अलावा किसी और से भी कट जा रहा है, तो कौन संख्या में हो गया? भाज्य संख्या हो गया। और सम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी जो संख्या के 2 से काटने पर शेषफल 0 आएगा, वो संख्या क्या होगा? सम संख्या होगा। या हम ऐसे ही बोलते हैं, जिस संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। जैसे देखिए, आप एक संख्या लीजिए, एक संख्या हम ले लिए, ये सम है कि विषम है? तो जिस संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, है ना, 2 आ गया, सम है कि विषम है? सम है। इसको 2 से भाग दीजिए तो पूरा कट जाएगा। अगर हम इसी को ऐसे ले लेंगे, ये सम है कि विषम है? सम है, क्योंकि 0 से इकाई अंक पर गया। इकाई अंक पर इसमें से कोई आ गया तो क्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक है। विषम ठीक इसका उल्टा होता है। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी पूर्णतः मतलब पूरा पूरा नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में आप देखिए, हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 51, 51 2 से पूरा कटेगा? 13 कटेगा, 9 कटेगा, 7 कटेगा, नहीं कटेगा। तो सब क्या हो गया? क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई भी टॉपिक में दिक्कत नहीं है। अब हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें आपको एक और चीज पढ़ाना बाकी रह गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या पढ़ाना बाकी रह गया है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? जब कोई संख्या, 2 संख्या है, एक a और एक b, ठीक है, जब a संख्या को b संख्या से भाग देते हैं तो a बराबर क्या हो जाता है? a बराबर होता है bq प्लस r। जैसे मैं आपको एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम 5 लिए, 2 से भाग दिए, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर बच गया 1, इसका नाम r हो गया, इसका नाम
Q हो गया, इसका नाम B हो गया और इसका नाम A हो गया। तो क्या कहता है, A जो हमेशा बड़ा होता है किससे? A बड़ा है किससे? B से। और B जो होता है बड़ा या छोटा होता है R से। ठीक है, जो R जो होता है ना हमेशा क्या होता है, B से छोटा होता है। क्या होता है? B से छोटा कौन होता है? R। R हमेशा B से छोटा ही होता है। ठीक है, ये नियम होता है। यूक्लिड कहता है, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत आपको काम आएगा। अब देखिए, जैसे में हम कोई संख्या लिए हैं तो क्या देखिए, ये जो R है, ये R जो है B से छोटा है कि नहीं है? R हमेशा किससे छोटा होता है? B से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तभी ये हम बन पाएगा हमसे। ठीक है, ये नोट्स आप लोग पहले उतार चुके हैं कि मिटाए? इसको उतारिएगा अभी, उतार लीजिए आप लोग भी। ठीक है, अब लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, ये रिवीजन चल रहा है आप लोग का, एक बार पढ़ा चुके हैं। बोला निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ये पढ़े ना, यूक्लिड विभाजन, इसी से हमको निकालना है। ठीक है, बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या कर रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 135 और 225। एक क्वेश्चन नंबर 1 है पहला का और पहला है। ठीक है, 135 और कितना है, 225, यही ना है? तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें दोनों में से बड़ा कौन है? 225 है ना? तो बड़ा है 225, लिखेंगे 225 बड़ा है किससे? 135 से। ठीक है, तो चरण नंबर 1 हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चरण 1। चरण नंबर 1 में क्या लिखेंगे? चरण 1 में हम लोग लिखेंगे 225 को इधर लाएंगे और 135 को इधर ले जाएंगे, है ना? और इसमें क्या होता है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर क्या कहता है, BQ प्लस R, ये नहीं कहता है। आपका A कितना हो गया? 225 बराबर B आपका कितना हो गया? 135। तो A में B से भाग देना होता है ना, आपको हम समझा रहे हैं। A में B से भाग देंगे तो 225 में 135 से लगाएंगे, एक मरतबा लगेगा, एक मरतबा ही लगेगा ना? नब्बे आएगा, है ना? क्या करेंगे, गुना 1 प्लस 90, ही होगा। हो गया। अब किसको लेंगे, 135 और 90 को लेंगे, है ना? तो 135 यहां पर आएगा, लिखेंगे चरण 2, चरण 2। किसको लेंगे? 135 बराबर क्या हो जाएगा, 90। 135 जो है 90 से लगाएंगे तो कितना मरतबा लगेगा, एक मरतबा, 90 मरतबा, तो यहाँ 45 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ हो जाएगा 90 गुना 1 प्लस 45, हो गया। अब किसको लेंगे चरण 3 में? 90 बराबर कितना हो जाएगा, 45 गुना 2, क्योंकि देखिए 45 में जब लगाएंगे, 90 में लगाएंगे 45 से, 90 दूना 45 दूना 90, शेष आ गया 0, है ना? अब प्लस 0 हो गया। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, देखो लिखेंगे HCF कितना कितना का है, 135 और
और 225 का सबसे छोटा नहीं का एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है, लिखेंगे इतना और इतना का एचसीएफ बराबर। एचसीएफ में क्या होता है, जिस संख्या से पूरा पूरा लास्ट वाला कट जाता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो इसमें कटा किससे, 45 से है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 45। तो हमारा आंसर कितना हो गया, उतना का आंसर 45 हो गया। आप इस तरह बनाएंगे ना परीक्षा में, आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता कोई, भूल के भी थोड़ा नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाता जाएगा, आपका पूरा नंबर आएगा। आप उतारिए।